वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें आज अपन प्रश्नावली 1.1 क्या कर लेंगे, पूरी ही खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। तो ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रश्न नंबर 9 तक आपको सोल्व करवा दिए थे। अब जो प्रश्न नंबर 10 है उसको आपको खुद से सोल्व करना है, क्योंकि उसमें केवल और केवल क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, केवल और केवल उदाहरण पूछा है। तो वो उदाहरण आप अपने मन से बता सकते हो किसी भी प्रकार का, तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाकी इस प्रश्नावली में ही अपन कई क्वेश्चंस कर चुके हैं और उनमें वो कंडीशंस आपको मिल जाएगी। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 11 से। तो प्रश्न नंबर 11 शुरुआत करूं उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था, कल के वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने बताया था, जो 5th क्वेश्चन मैंने करवाया था भाई। तो 5th क्वेश्चन में क्या था, तो 5th क्वेश्चन में ये था अपने पास एक संबंध था। संबंध किस प्रकार से था, a, b के रूप में परिभाषित था और a जो है वो लेस देन एंड बी क्यूब है, लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। इस तरीके का अपना ये जो क्वेश्चन था और ये जो संबंध है वो वास्तविक संख्याओं में ही परिभाषित था, मतलब r से r में परिभाषित था, डिफाइन था। रियल नंबर में डिफाइन था ये रिलेशन था क्या, a, b, और इसके बारे में डिटेल इसने क्या बोली है, a लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब इसने बोला है। अब इसमें कई लोगों के डाउट आया था, मेरे को मैसेज आए कि सर इसमें जो संक्रामकता है वो हमारे सिद्ध हो रही है, लेकिन जो आंसर है उसमें दे रखा है कि संक्रामक नहीं है। तो वो मैं बता देता हूं, बाकी मैंने करवाई दिया था, स्वतुल्यता, सम्मितता। तो देखो संक्रामकता के लिए आपको पता है जो ट्रांजिटिव रिलेशन अपने को यदि प्रूव करना है या नहीं करना, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 3 चीजें लेते हैं। एक तो लेते हैं ए, एक लूंगा बी, एक लूंगा सी। ए का संबंध बी से होना चाहिए, अरे ए का संबंध किससे होना चाहिए, बी से, बी का संबंध किससे होना चाहिए, सी से। और यदि ए का संबंध सी से हो गया तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है, अरे संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, और यदि संबंध हो तो संक्रामक होगा। तो अपन देखो ऐसे नंबर ढूंढ लो, ए और बी सी। तो मैं अपने मन से क्या ढूंढता हूं भाई, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3, ए का मान तो कितना ले लिया भाई 3, बी का मान ले लेता हूं मैं 1.5, ए का मान ले लिया 3 और इसका मान कितना ले लिया भाई 1.5। अब यहां से आप देखोगे अरे किसके लिए बता रहा हूं भाई, जो थर्ड जो चीज होती है संक्रामकता ट्रांजिटिव, उसके लिए मैं करवा रहा हूं। तो यहां पर अपने को पता चलेगा, सॉरी 5 थोड़ी है, मैंने कितना लिखा है भाई 3 का संबंध किससे है भाई 1.5 से है। तो कहने का मतलब ये किस में है, रिलेशन में है। 3 और 1.5 किस में है, रिलेशन में है। ठीक है, संबंध में है। ठीक है, क्यों है वो भी देख लो, क्योंकि जो 3 है वो, अरे इसका मतलब था क्या, जो पहले वाला है वो बाद वाले क्यूब से छोटा है। तो यहाँ पर जो 3 है इसका क्यूब करोगे, 1.5 का क्यूब करोगे तो 15 का क्यूब देख लो आप। तो 15 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, कितना था भाई 3375, मतलब 15 तक तो क्यूब आपको याद रहनी चाहिए। नहीं याद है तो कर सकते हो, गुणा तो कर सकते हो ना, और यहाँ पॉइंट लगा दो। अब ये देख लो जो 3 है वो क्या है, इससे छोटा या बराबर। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, अरे कंडीशन सही हो रही है ये, है ना, मतलब ये किस में है, संबंध में है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ले लेता हूँ 1.5 कोमा कितना ले लो भाई, मैं ले लेता हूँ 1.3 ले लो, 1.4 ले लो, अपना क्या जाता है। अब देखो इनका भी परस्पर संबंध है। क्यों संबंध है, क्योंकि जो 1.5 है, अरे 1.5 का संबंध किससे ले रहा हूँ भाई मैं 1.4 से, वो संबंध में है, बिल्कुल संबंध में है। क्यों है, क्योंकि देखो 1.5 जो है बाद वाले का क्यूब करो भाई, बाद वाले का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा, 14 का क्यूब आपको मिलेगा 2744 के आसपास मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ कर दूं, बाकी ये 2744 ही आपका होने वाला, करके देख लेना, है ना। तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूं। हाँ, अब ये देखो ये जो है वो इससे क्या है, छोटा है, तो छोटा है चलेगा। अरे ये तो चाहिए था, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो जो पहले वाला है वो बाद वाले क्यूब से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये संबंध है, ये भी रिलेशन है। तो फिर मैंने क्या बोला था, तो क्या होना चाहिए था, 3 का संबंध किससे होना चाहिए, 3 का संबंध किससे होना चाहिए भाई 1.4, 3 का संबंध होना चाहिए 1.4 से। तो आप चेक करो 3 का संबंध 1.4 से है क्या, यदि है तो संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। तो मैं करता हूं, जो 3 है वो बाद वाले का क्यूब करो, तो बाद वाले का क्यूब अपने आ ही रखा है। तो आप देखो ये 3 इससे छोटा है क्या, या फिर बराबर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये संबंध नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं है। तो कहने का मतलब ये सही है। अरे ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से है, लेकिन
जो 3 है उसका संबंध 1.4 से नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो आपका जो डाउट है वो भी मैंने यहाँ क्लियर करवा दिया है। अब कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर आप 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 है किस प्रकार से, तो इसने देखो एक संबंध दिया है। अपने पास समतल में कोई भी बिंदुओं का समुच्चय इसने दे रखा है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, समतल ही तो है भाई। ये बोर्ड क्या है, एक समतल है। अब इस समतल में बिंदुओं का समुच्चय है। अब इसने बोला है जो संबंध दिया है, और जो संबंध दिया है, संबंध किस प्रकार से बोला है भाई इसने, तो संबंध इसने बोला है कि जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि कोई भी दो बिंदु ले रहा है ये, अरे बिंदुओं का समुच्चय है तो संबंध भी किसमें होगा, बिंदुओं में ही तो होगा। तो P और Q दो बिंदु इस प्रकार से वो लेगा। किस प्रकार से लेगा, तो उसने आगे डिटेल दे दिया। डिटेल क्या दी है, तो इसने बोला है कि बिंदु P, देखो ढंग से पढ़िए इसको, इसने बोला है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, और जो P जो अपने पास पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, और जो पॉइंट Q है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जो बिंदु P और बिंदु Q है इन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां समान है। ठीक है, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना, जैसे मान लो अरे दो बिंदु है, एक तो बिंदु P है और एक बिंदु PQ है, दो पॉइंट अपने पास में है। अब देखो ये बोलना क्या चाह रहा है इसमें, तो ये बोलना चाह रहा है अपने पास ये मान लो मूल बिंदु है, ये क्या मान लेता हूँ भाई, मूल बिंदु है। तो ये बोलना चाह रहा है, अरे मूल बिंदु को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, O से, है ना। मूल बिंदु को O से रिप्रेजेंट करते हैं, मूल बिंदु हो गया। तो ये बोल रहा है कि बिंदु P है उसकी जो मूल बिंदु से दूरी है और जो बिंदु Q है उसकी जो मूल बिंदु से दूरी है, दोनों दूरियां समान है, इसने खुद दे दिया। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि OP बराबर OQ भी तो बोल सकता हूँ, अरे इस प्रकार से भी तो इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, मैंने अरे उसने हिंदी में दिया था, थ्योरी में दिया था, मैंने इसको थोड़ा इसको छोटा करके लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी OP, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो गई, OQ। तो ये क्या हो गया भाई, ये दोनों दूरियां समान हो गई, तो ये अपना संबंध है। अब ये बोल रहा है कि ये सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है। एक बार इतना करते हैं, फिर आगे का काम आगे करेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही अपने काफी है, आगे वाला तो अपना और देख लेंगे ना, आगे जो बोला है वो आगे का बात करेंगे। अभी देखो इसने क्या बोला है कि ये संबंध दे दिया। अब सबसे पहला आपको क्या चेक करना होता है, स्वतुल्यता चेक करना होता है। तो मैं चेक करता हूँ ये स्वतुल्य है या नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो मेरे को चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, तो मैंने आपको बताया है कि खुद का संबंध यदि खुद से हो जाए, अरे Q की जगह मैं P ले लेता हूँ, मतलब खुद का संबंध खुद से चेक कर लो एक बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे इन दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी दो बिंदु है, कोई भी दो संख्या कोई भी दो बिंदु लिखे हुए हैं, कोई भी दो पॉइंट है। अब इन दोनों में परस्पर संबंध क्या है, तो इन दोनों में परस्पर संबंध ये है कि ये जो दोनों है, ये जो दोनों बिंदु है वो मूल बिंदु से जो दूरियां है वो समान है, मतलब OP बराबर OQ। अब ऐसे ही यहाँ बोलूँ मैं बिंदु P और बिंदु P, बिंदु P और बिंदु P, तो बिंदु P भी यही है और बिंदु P भी यही है, तो इन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां क्या होगी, समान ही होगी। अरे खुद की मूल बिंदु से दूरी हमेशा क्या होगी, समान ही होगी, चाहे 2 बार लिखो चाहे 3 बार नापो। अरे इस P को मूल बिंदु से 1 बार नापा, 2 बार नापा, 3 बार नापा, तो हमेशा समान ही तो मिलेगी। अरे पहली बार 5 सेमी है तो दूसरी बार भी तो 5 सेमी आएगी, ऐसा थोड़ी है छोटा बड़ा हो जाएगा, नहीं। तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि इस P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी भाई, OP, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, OB OP। तो बताओ ये बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख देना अतः यह स्वतुल्य है, सो इट्स ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये अपना खत्म, स्वतुल्य है। नंबर 2 अपने को क्या चेक करना भाई, सममित है या नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, वो मेरे को चेक करना सिमेट्रिक। तो उसके लिए मैं क्या करूँ भाई, तो उसके लिए आपको पता है कि अच्छा यहाँ P और Q है तो मैं P और Q ले लेता हूँ। जैसे मान लो PQ जो है वो संबंध में है, PQ किस में है भाई, संबंध में है, PQ का संबंध है, P का संबंध किससे है भाई, Q से। तो ये संबंध है क्या कि जो P है उसकी मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरियां क्या है, समान है। अब संबंध Q का P से होना चाहिए, Q का संबंध किससे होना चाहिए, P से होना चाहिए। तो चेक करो है क्या, चेक करो है क्या। देखो अब इसका मतलब हुआ क्या, Q की मूल बिंदु से दूरी और जो पॉइंट Q है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस और जो पॉइंट P है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। देखो अरे P और Q दोनों मूल बिंदु से समान दूरी पर है, तो मैं उल्टा बोल दूं तो क्या अलग है क्या, जो Q है और P है वो दोनों मूल बिंदु समान दूरी पर सेम है। अरे चाहे OP बराबर OQ बोलो चाहे OQ बराबर OP बोलो, बराबरी तो आएंगे। अरे इसका मतलब ये है
इसका मतलब तो ये था कि जो P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु दूरी समान है। इसका मतलब ये है जो Q की मूल बिंदु से दूरी और P की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो क्या गलत है क्या? बिल्कुल सही है, हमेशा सही होगा। तो इसका मतलब P का संबंध Q से है तो Q का संबंध भी P से है, मतलब एक दूसरे के उल्टे भी सही हो रहे, तो इसका मतलब ये सममित है। नंबर 3, तो नंबर 3 क्या था भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन अपने को प्रूव करना है, संक्रामकता चेक करनी है। तो उसके लिए आपको पता है कितने बिंदु ले लेते हैं भाई? 3 बिंदु ले लेते हैं। 3 पॉइंट्स अपन यहाँ अज्यूम कर लेते हैं समतल पर, ये जो प्लेन है उस पर। तो नंबर 3, तो उसके लिए देखिए मैं ले लेता हूँ, अच्छा चलो यही जगह थी, यही अपन कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं भाई। नंबर 3, अब अपने को कितने लेने हैं भाई? 3, P Q और एक क्या ले लेता हूँ भाई मैं? R। 3 चीज़ें ले लेता हूँ, हमेशा 3 चीज़ों में ही संक्रामकता चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमेशा 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अब P का संबंध तो Q से होना चाहिए, P का संबंध तो किससे होना चाहिए? Q से होना चाहिए, ठीक है। और Q का संबंध किससे होना चाहिए? R से होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, थोड़ा गैप दे करके लिख लेता हूँ। Q का संबंध किससे होना चाहिए भाई? R से होना चाहिए। तो देखो P का संबंध Q से होने का मतलब हुआ क्या? P का संबंध Q से कब होगा? इसका मतलब यही तो था, जो P है और जो Q है इन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां समान है। अरे P है रे Q है, तो इन दोनों की मूल बिंदु से जो दूरियां हैं वो क्या है? समान है मूल बिंदु से। तो इसका मतलब OP बराबर OQ था। अरे इसका मतलब था क्या? इसका मतलब ये है भाई कि OP बराबर OP बराबर OQ, ठीक है। समीकरण 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि Q और R जो है, Q और एक बिंदु क्या ले लेता हूँ भाई? R। जो Q है और R है, तो इन दोनों की भी मूल बिंदु से दूरियां क्या है? समान है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है? समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि OQ बराबर OR है। समीकरण 2 दे देता हूँ। अब चेक करो क्या P का संबंध R से होगा क्या? P का संबंध R से होगा क्या? मतलब P का संबंध यदि किससे हो गया? R से हो गया, इसका मतलब ये संक्रामक है। तो आप खुद देख लीजिए, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि OP OQ के बराबर है, OQ OR के बराबर है। तो क्या बताओ ये दोनों बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये संक्रामक है। इसको लिखे कैसे? तो उसके लिए आप देखिए, यहां से आप समझिए। मैं देखो यहां पर OQ का मान, OQ का मान यहां से रख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट से। देखो OQ की जगह कितना लिख दूं भाई? OP। तो OP बराबर OR हो गया। तो इसका मतलब जो P और R है, जो P और R है, ये जो दोनों है मूल बिंदु से दूरियां क्या है? समान है। OP बराबर OR है। इसका मतलब हो गया क्या कि P का संबंध किससे हो गया भाई? R से हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक है। तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। स्वतुल्य, सममितता और संक्रामकता तीनों चीज सही हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? तुल्यता संबंध। तो लिख दीजिए अतः ये तुल्यता संबंध है। अब इसी में इसने क्या बोला है वो आप देखिए। इसी में इसने आगे ये बोला है कि अपने पास जो बिंदु P है, जो भी बिंदु P अपन ने लिया है, उनका यदि समुच्चय देखोगे, बिंदु P का समुच्चय देखोगे, केवल और केवल बिंदु P का समुच्चय देखोगे, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा। और ऐसा वृत्त बनाएगा जिसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर हो। जिसका केंद्र हो वो क्या हो? मूल बिंदु पर हो, ठीक है। बाकी एग्जाम में अपने कोई इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाकी तुल्यता संबंध तक ही वो खत्म कर देता है। तो देखो अपन बात करें आगे के क्वेश्चन की, तो देखो ये P था क्या? ये P है क्या? इस P का मतलब ये, इसने देखो आगे बोल रखा था जो P है और Q है उनमें संबंध क्या था? कि उन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां समान है, बिंदु P और Q। इसका मतलब था क्या कि इस मूल बिंदु से क्या है? इनकी दूरियां समान है। अब केवल इसने P की बात की है, तो इसका मतलब P की कहां से दूरी देखनी है अपने को? मूल बिंदु से दूरी देखनी है। तो इसने बोला क्या है? अब ये जो P है वो कहीं भी हो सकता है। अरे जो P है मूल बिंदु से दूरी है, तो P कहीं भी तो हो सकता है ना। P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो दूरियां हैं वो क्या है? समान है भाई। ये दूरियां क्या है? समान है। P कहीं से भी हो सकता है, P कहीं भी हो सकता है। तो यदि इनको मिलाओगे तो ये क्या बनेगा भाई? वृत्त ही बनेगा। और ये जो दूरी है वो अपनी क्या बन गई भाई? त्रिज्या बन गई, ये रेडियस बन गई। और ये अपना क्या है भाई? सेंटर है। और जो इसका जो केंद्र हो गया वो कहाँ हो गया? आप खुद देख लीजिए, मूल बिंदु पर है। तो लिख देना कि यहाँ पर जो बिंदु P है
उसकी मूल बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है, इसलिए ये एक वृत्त का निर्माण करेगा जिसका केंद्र हमेशा मूल बिंदु पर है और जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है। तो अपना काम खत्म हो गया, केवल लिखना ही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 अपने को इस प्रकार से दे रखा है कि अपने पास समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए है। अपने पास मतलब कोई समुच्चय ए कोई समुच्चय ए है, उसमें क्या है, सभी प्रकार के क्या है भाई त्रिभुज है। अपने पास में सेट ऑफ ट्रायंगल है। ए क्या है भाई, सेट ऑफ ट्रायंगल है। किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, कोई सा भी हो, इक्विलेटरल हो चाहे आइसोसेलेस हो, अरे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी हो, समकोण त्रिभुज हो, सभी प्रकार के अपने पास में क्या है, त्रिभुज है जो किसमें है, ए में है। अब आप देखिए इसने बोला है कि जो संबंध है वो संबंध इस प्रकार से दे रखा है कि कोई भी दो त्रिभुज है T1 और T2। अरे देखो जब ये अपने पास समुच्चय त्रिभुजों का है तो इसका मतलब कोई भी दो चीज लूंगा तो वो त्रिभुज तो आएंगे। अरे इनमें से कोई भी दो चीज उठाओ, कोई भी दो अवयव उठाओ तो त्रिभुज तो आएंगे वो। तो इन दोनों त्रिभुजों में इसने क्या बोला है, संबंध इस प्रकार से बोला है। इसके बाद डिटेल लिख लेता हूं भाई कि जो T1 है वो T2 के क्या है, समरूप है। अरे अपने पास में अरे ट्रायंगल थे तो ट्रायंगल की आपने एक तो सिमिलरिटी पढ़ी थी और एक कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। या तो ट्रायंगल क्या होते, सिमिलर होते या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की है भाई, इसने सिमिलरिटी की बात की है। देखो कोई भी जो दो त्रिभुज होते हैं या तो सर्वांग समता की बात करते हैं या समरूपता की बात करते हैं। तो इसने क्या बोला है कि जो दो त्रिभुज है वो क्या है, परस्पर समरूप है, सिमिलर है, दो ट्रायंगल। तो आपको पता है कि कोई भी जो दो त्रिभुज है, कोई भी दो त्रिभुज है, कोई भी दो त्रिभुज, ये मान लो ABC है और एक त्रिभुज है अपने पास में PQR, अपने पास दो त्रिभुज है। अब ये सिमिलर कब होते हैं, सर्व समरूप कब होते हैं, तो आपको पता होगा जब इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे मान लो ये भुजा 1 है, ये 3, मतलब 1 और ये ले लेता हूँ मैं, मान लो कितनी है भाई 5 और ये ले लेता हूँ 4। तो देखो 1 का 3 गुना है तो 5 का 3 गुना कितना भाई 15, 4 का 3 गुना कितना 4 3 12। तो देखो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिमिलर है, क्योंकि इनका जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जो भुजाओं का अनुपात है वो समान होता है। जैसे देखो AB बटा तुम क्या करोगे, PQ करोगे। अरे 10th में पढ़ करके आए थे ये चीज, सिमिलरिटी, AB इधर PQ, AB और PQ का अनुपात है कितना, देखो तो देखोगे AB और PQ का अनुपात, AB कितनी है 1 है, PQ कितनी है भाई 3 है। इधर देखो AC और इधर क्या है PR है भाई, तो AC कितनी है भाई 5 और PR कितनी है भाई 15, कट रहा है भाई 5 × 5 5 3 15। तो देखो जो अनुपात इनका है AB और PQ का, वही अनुपात AC और PR का है, और वही अनुपात आप किसको मिलेगा भाई BC और QR का। तो BC कितना है भाई 4, ये कितना है भाई 12, तो वही 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों का अनुपात क्या है, समान है, इसलिए ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अरे रेशियो इक्वल है इसलिए सिमिलर ट्रायंगल, अनुपात समान है इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। 10th में पढ़ करके आए हो, अब ज़्यादा डिटेल से मैं बताऊंगा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया है आपको, कोई भूल गया हो तो अब अपन बात करते हैं। अब आपको पता है, हाँ, और इसका मतलब ये होता दिखने में एक जैसे हो। कोई भी दो त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हो तो उनको अपन क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं, समान रूप, उनका रूप एक जैसा हो। तो देखो इनका रूप एक जैसा है भाई, जैसा ये दिख रहा है वैसे ये दिख रहा है। जैसे मान लो आपको कोई बोले कि क्या ये वाला त्रिभुज और एक और ले लेता हूँ भाई, एक और ले लेता हूँ, क्या ये वाला त्रिभुज दिखने में एक जैसे है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिखने में एक जैसे है, बस एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या है, समरूप है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो ऐसे ही इसने बोला है T1 और T2 क्या है, सिमिलर है। अब तो आप कर ही सकते हो, ये सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है, तो बड़े आराम से कर सकते हो। बड़े आराम से कैसे, आप T1 और T1 ले लीजिए। स्वतुल्यता के लिए क्या करोगे, T1 ले लो, तो उसके लिए क्या होगा, जो T1 है T1 के क्या हो जाएगा भाई, समरूप हो जाएगा। तो बिल्कुल होगा। अरे खुद के समरूप होगा कि नहीं ये बताओ, होता है। अरे खुद के जैसा होगा, जैसे मैं हूँ, मैं मेरे जैसा हूँ कि नहीं, बिल्कुल हूँ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, समरूप, स्वतुल्य हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आप क्या करोगे, T1 T2 का संबंध है, नंबर 2, नंबर 1 तो आप कर लेना। अब मैं क्या करता हूँ, T1 का T2 से संबंध है, तो T2 का T1 से होगा कि नहीं, T2 का T1 से संबंध होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अरे यदि T1 T2 के समरूप है, ये जो पहला वाला त्रिभुज है दूसरे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो क्या दूसरा वाला पहले वाले के समरूप नहीं है,
बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या हो गया, अपना सममित भी हो गया। ऐसे ही नंबर 3 कर लेना। नंबर 3 क्या करोगे भाई, तो नंबर 3 के लिए आपको क्या करना है, संक्रामकता के लिए आपको क्या करना है, T1, 3 चीजें ले लो, T1, T2 और T3। तो T1 का संबंध T2 से है। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 है, जो पहले वाला त्रिभुज है, दूसरे वाले त्रिभुज के समरूप है, नंबर 1। ऐसे ही T2 का संबंध किससे है भाई, T2 का संबंध किससे है, T3 से है। तो T3 से संबंध, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में संबंध का मतलब हुआ क्या, जो T2 है वो समरूप है T3 के। ये नंबर 2 दे देता हूँ। अब आप इन दोनों से आप पता लगाओगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा भाई, कि T1, T2, T3, अरे ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, एक और त्रिभुज ले लो कि ये इसके समरूप और ये इसके समरूप है, बताओ तीनों समरूप है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब जो T1 है, अरे 1 और 2 से देखोगे तो इसका मतलब T1 T2 के, T2 T3 के, इसका मतलब T1 और T3 भी समरूप है। इसका मतलब T1 का जो संबंध है वो किससे हो गया भाई, T3 से हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक भी आता है, ये तुल्यता संबंध है। तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है इतना। अब आगे क्या है वो अब आप देखिए। अब आगे केवल और केवल इतने, इसने क्या दिया है भाई, इसने केवल ये दिया है कि अपने पास 3 समकोण त्रिभुज है, T1, T2 और T3। ढंग से इसको पढ़िएगा एक बार। तो देखो यहाँ क्या बोला है, 3 त्रिभुज, 3 समकोण त्रिभुज है। जैसे जो T1 है उसकी भुजाएं तो क्या क्या, अरे जो समकोण त्रिभुज उसकी भुजाएं कितनी कितनी है, 3, 4, 5 है। एक T2 है, दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उसकी भुजाएं कितनी कितनी है, तो उसकी भुजाएं अपने पास क्या है भाई, 5, 12 और 13 है। और जो तीसरा है, तीसरे की जो भुजाएं हैं वो कितनी है भाई, अपने पास में 6, 8 और 10 है। अब अपने को ये पूछा है कि इन तीनों में से कौन से परस्पर आपस में संबंधित है। संबंधित मतलब परस्पर संबंध होना चाहिए, तो किस किस में है परस्पर संबंध, तो वो अब आप देख लो आपस में। जैसे ये आपस में संबंधित है क्या, संबंधित कब होंगे, संबंध कब होगा कोई भी 2 त्रिभुजों में, जब वे परस्पर समरूप होंगे। अब आप ये देख लो कि कौन कौन से परस्पर समरूप है। तो समरूपता सिद्ध कैसे होती है, भुजाओं का अनुपात समान आना चाहिए। तो देखो इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, इसका अनुपात समान है क्या, नहीं है। अरे देखो 3/5, इसका अनुपात देखोगे तो 3:5। इधर देखो भाई, इसका अनुपात देखोगे तो 4/12, मतलब कितना आ गया भाई, ये आ गया 1/3। ऐसे ये देखोगे तो 5/13। क्या ये तीनों समान है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। इन दोनों में चेक करता हूँ, हाँ तो ये है देखो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अरे मतलब 3/6। भुजाओं का अनुपात देख रहा हूँ भाई मैं, इसका अनुपात कितना आ गया भाई, 1/2। इसका अनुपात देखो कितना आएगा भाई, 1/2। इसका अनुपात देखोगे वो भी 1/2। इसका मतलब इनमें क्या है, भुजाओं का अनुपात समान है। इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है T1 और T3, ये जो 2 त्रिभुज है वो परस्पर समरूप है। इसका मतलब ये दोनों परस्पर आपस में संबंधित है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14, तो ये किस प्रकार से है। अब जो प्रश्न नंबर 13 जो बोला है, इसने बोला अपने पास में एक कोई बहुभुज है, अरे एक समतल है, उसमें कई सारे बहुभुज हैं। बहुभुजों को इसने क्या मान लिया, एक समुच्चय मान लिया, एक यूनिवर्सल सेट मान लिया। तो उसमें अपने को चेक करना है कि इसने बोल दिया कि जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार से है, संबंध P1 का P2 से है। अब आप पहले तो ये देखो P1 और P2 है क्या, तो इसने बोला है कि जो बहुभुज है पॉलीगन है। अरे अपने को सेट लेना है एक प्लेन में पॉलीगन्स का। अब उस अपने पास ये मान लो समतल है, ये अपने पास प्लेन है, इसमें पॉलीगन है, कई सारे बहुभुज बनाए हुए हैं। अरे बहुभुज का मतलब क्या होता है वो आपको पता होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षडभुज, अष्टभुज, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं भाई, अपन क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। अरे पॉलीगन का मतलब जिसमें 2 से अरे मोर देन 2 साइड हो, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोले, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, अपने पॉलीगन होते हैं। तो अपने को कोई भी 2 पॉलीगन लेने हैं, P1 और P2, पॉलीगन फर्स्ट और पॉलीगन सेकंड, मतलब कोई भी अपने 2 बहुभुज अपन ने ले लिए। तो कोई भी 2 बहुभुज ले लिए, तो उसने बोला है कि बहुभुज भी वही लो। 2 बहुभुज कौन से लेने, मतलब इनमें संबंध क्या होगा, तो उसने बोला है कि जो P1 में भुजाओं की संख्या है, अरे जैसे मान लो कि P1 त्रिभुज है तो ये P2 भी क्या है, त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इनमें भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि ये पंचभुज है तो ये भी पंचभुज होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि इसने क्या बोला है कि P1 व P2 में, देखो ढंग से पढ़िए, P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान कब होती है? एक त्रिभुज तो दूसरा भी त्रिभुज। ऐसे थोड़ी हो सकता कि एक तो त्रिभुज ले लूं, अरे है तो बहुभुज सारे, एक त्रिभुज ले लूं और एक चतुर्भुज ले लूं, ऐसा कभी संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि बहुभुज तो है, ये भी है ये भी है, लेकिन इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है भाई? 4 है। अरे नंबर ऑफ साइड क्या होनी चाहिए भाई? इक्वल होना चाहिए। तो देखो इनमें इक्वल है क्या? नहीं है। तो ये दोनों में परस्पर संबंध होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 3 भुजाएं और इसमें 4 भुजाएं। अब चाहे त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज में क्या होता है? अरे कोई भी 2 त्रिभुज है, चाहे एक समबाहु त्रिभुज ले लो और एक समकोण त्रिभुज ले लो, अपना क्या फर्क पड़ता है तो इसमें भी 3 भुजाएं इसमें भी 3 भुजाएं। तो इसका मतलब हुआ क्या? ये भी और ये भी, या तो ये दोनों त्रिभुज है, या ये दोनों चतुर्भुज है, या दोनों पंचभुज है, या ऐसे कोई बहुभुज है कि इसमें भी 100 भुजाएं इसमें भी 100 भुजाएं, ऐसा संभव है ना? अरे मतलब अपने को तो बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी 2 बहुभुज हो उनमें भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि P1 और P2 में जो भुजाओं की जो संख्या है, भुजाओं की संख्या जो है वो क्या है भाई? समान है, समान है। तो ये इसने बोला है। अब आप देख लो, इसको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध। अब वो तो आप कर सकते हो, कैसे? अब आपको पता P1 खुद और खुद में संबंध होगा ही, क्योंकि खुद और खुद में भुजाओं की संख्या समान होगी। P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P2 P1 में भी होगी। अरे इसमें भुजाओं की संख्या समान है तो इसमें भी तो है। ऐसे ही आप संक्रामकता सिद्ध कर लीजिएगा, तो वो भी होगा। तो इसलिए क्या है? तुल्यता संबंध। अरे क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, पूरी प्रश्नावली में यही काम किए हैं। अब अंत वाले प्रश्न है, अब ये तो आप खुद से करोगे इतना काम तो। अब इसने क्या बोला है? अब आगे की जो चीज़ है वो ध्यान रखने की चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, आराम से इसको समझिएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इसने बोला है कि अपने पास में एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है भाई? 3 4 5 है। कैसे भी ले लीजिए भाई, 3 4 5, बस अपने को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज, बस इतना इसने दिया है। तो अब करूं क्या? तो इसने बोला इससे संबंधित, इससे जो संबंधित का मतलब इससे जो संबंध रखने वाला, इससे रिलेशन रखने वाला। अरे ये मान लेता हूं ये तो P1 है, ये तो कौन है? P1 है। अब इससे संबंधित जो होगा अपने पास, जो भी चीज होगी, जो भी अपने पास बहुभुज होगा, उनका समुच्चय क्या होगा, तो वो अपने को बताना है। अब आप खुद ही देख लो, यदि P1 जो है, इनसे अपने को मतलब नहीं है भुजाएं कितनी है, 3 है 4 है 5 हो, 3 सेमी की हो, चाहे 4 सेमी की हो, चाहे 5 सेमी की हो, चाहे 50 सेमी की हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो केवल P1 और P2 में संबंध क्या देखना है कि इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इस त्रिभुज, अरे ये त्रिभुज तो है समकोण त्रिभुज, बस इसमें आप ये देख लो भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। तो अब अपने को जो दूसरा बहुभुज लेना उसमें भुजाओं की संख्या 3 ही होनी चाहिए। तो भुजाओं की संख्या 3 किस में होती है? जरूरी समकोण त्रिभुज में हो, समबाहु त्रिभुज में भी होती है, समद्विबाहु में भी होती है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। इसका मतलब इससे संबंधित P2 क्या होगा भाई? तो त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा? त्रिभुजों का समुच्चय होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। ये ध्यान रखना भाई, इससे संबंधित समुच्चय, ठीक है? ये लीजिए त्रिभुजों का समुच्चय। क्यों? ऐसा क्यों? तो मैंने बोल दिया इसमें 3 भुजाएं हैं, तो मैं जो भी लूंगा तो उसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो 3 भुजाएं होती किसमें है? त्रिभुजों में होती है। तो कोई भी त्रिभुज चलेगा, और त्रिभुज कोई सा भी हो, चाहे सभी त्रिभुजों का समुच्चय आप लिख सकते हो, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है? तो ये अपना हो गया 13वां। अब 14वां क्या है? तो 14वें प्रश्न में अपने को बोला है कि अपने पास में रेखाएं हैं। अरे क्या है? अक्ष वाई तल में रेखाएं हैं। अक्ष वाई तल का मतलब तो आपको ध्यान है, ठीक है? एक तो अक्ष और एक वाई अक्ष, मतलब 2D में है। कोई भी रेखाएं हैं, अरे कोई भी रेखाएं किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मतलब रेखाएं होनी चाहिए। तो इसने क्या बोला है कि इन रेखाओं के समुच्चय में अपने को एक संबंध दे दिया। अरे कोई भी रेखाएं हैं, अब इनमें जो संबंध है वो क्या दिया है? तो इसने जो संबंध है वो इसने दिया है, ये 13वां और ये 14वां है। तो संबंध इस प्रकार से दिया है L1 और L2 में, मतलब लाइन L1 है और एक लाइन क्या है भाई? L2 है। तो 2 लाइन है अपने पास, 2 रेखाएं हैं, उनमें संबंध क्या है? तो इसने बोला उनके बारे में डिटेल लिख दिया भाई कि इन दोनों रेखाओं में संबंध क्या है, मतलब लेने वही 2 रेखाएं हैं, तो वो जो क्या हो आपस में क्या हो? समांतर हो। उसने देखो लिखा है, हिंदी में लिखा है कि L1 तथा L2 क्या है? समांतर है। मैंने ऐसे लिख दिया,
कि ये दोनों क्या है, परस्पर समांतर है। अब आप देख लो कि तुल्यता संबंध है या नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि L1 L2 है, तो मैं L1 L1 कर लूँ, तो खुद के समांतर होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। अरे खुद के समांतर है कि नहीं, खुद के समांतर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना तुल्यता संबंध। अच्छा, अभी तो स्वतुल्यता हुआ है, ठीक है। उसके बाद L1 L2 के समांतर है। जैसे मान लो ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, तो L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी L1 के समांतर होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, सममित भी हो गया। और तीसरी चीज, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो बताओ ये समांतर होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब L1 का संबंध L2 से है, L2 का संबंध L3 से है, तो L1 का L3 से भी होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने पास संक्रामक भी हो गया। तो अब आप लिखने का तरीका आपको मैंने पहले बता दिया है, अब आप खुद से लिखना समझा मैंने दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है कि ये जो अपना संबंध दिया है वो कैसा संबंध है, तो ये एक तुल्यता संबंध है। अब इसने क्या बोला है, भाई, अब इसने ये बोला है कि इसने एक रेखा दे दी। इसने क्या दे दी, एक रेखा, और उस रेखा का नाम भी दे दिया। उस रेखा का नाम क्या है भाई, y बराबर कितना है, 2x + 4। अब इससे संबंधित जो रेखाएं हैं उनका समुच्चय अपने को बताना है। इससे संबंधित मतलब संबंध कौन सी दो रेखाओं में होगा, कि वो दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। अरे वो दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो देखो करने के दो तरीके, या तो 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है कि पहले आप ये देख लो कि ये रेखा है कहाँ, ये रेखा कहाँ है, पहले आप ये देखो। तो मैं चेक करता हूँ एक बार, ये रेखा कहाँ है, तो मैं इस रेखा को चेक करता हूँ कि ये रेखा होगी कहाँ। ढंग से इसको समझिएगा, y बराबर 2x + 4। तो आपको पता होगा कि किसी भी रेखा का समीकरण, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा भाई, कि किसी भी रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, y बराबर mx + c। किसी भी रेखा का समीकरण ये क्या होता है, अपना ढाल अंतःखंड रूप होता है। ये अपना क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, किसका, किसी भी लाइन का। अब यहाँ पर अरे पूरा कोई भी रेखा होती है, पूरा y के बराबर में ले लेते हैं। अब अक्ष के गुणा में जो भी होगा, अक्ष के गुणा में जो भी होता है वो अपनी ढाल होती है, स्लोप होती है। तो अक्ष के गुणा में 2 है, तो इसकी जो ढाल है, जो रेखा आएगी उसकी ढाल 2 है। अब ढाल 2 का मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ढाल 2 है, प्लस में है। तो इसका मतलब ये मान लेता हूं कि यहाँ अपने पास में ये ले लेते हैं कि रेखा किस प्रकार से लूँ। तो अपने को ऐसे भी पता चल सकता है कि यदि अक्ष का मान 0 रख दूंगा। अब आप ये देखो अक्ष का मान कितना रख दो भाई, 0, तो y का मान आपको मिल जाएगा। y का मान कितना मिल जाएगा भाई, 4, मतलब 0,4। और y का मान 0 रख दोगे तो अक्ष का मान आपको मिल जाएगा। अक्ष का मान कितना मिल जाएगा, तो अक्ष का मान -2 मिल जाएगा। अरे रख के देख लेना, y का मान 0 रख के देख लेना, तो अक्ष का मान आपको कितना मिल जाएगा, -2। ये लो, अक्ष का मान कितना मिल जाएगा भाई, -2। तो ये अपने को मिल गया -2,0, 0,4। तो ये जो रेखा इसने दी है तो वो इस प्रकार से जा रही है। अरे ये तो 10th क्लास में आपने किया है कि कैसे चेक करते हैं, अक्ष का मान 0 रख दो तो y का मान मिल जाएगा, y का 0 रख दोगे तो अक्ष का मान मिल जाएगा। तो ये रेखा है। अब ये बोला इसके समांतर जो भी रेखाएं हैं, इसके समांतर जो भी रेखाएं हैं इनका समुच्चय अपने को बताना है। तो अनंत रेखाएं हैं इसके समांतर, अब आपको पता है, तो इनका समुच्चय होगा क्या, लिखूंगा कैसे, एग्जाम में कैसे लिखना। अब ऐसे थोड़ी कि ये बना दी इसके समांतर लाइनें खींच करके छोड़ाओ, ऐसा नहीं। अपने को क्या करना है कि इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय बताना है, इसका समीकरण बताना है कि इसका समीकरण क्या होगा। तो मेरे को पता है कि यदि कोई भी दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी ढाल समान होती है, उनकी जो स्लोप होती है वो सेम होती है। अब देखो जितना ये झुकी हुई है उतना ये झुकी हुई है, अरे जितनी ढाल इसमें है उतनी ढाल इसमें है। तो मैं देखो इसकी ढाल आपको पता है, इसकी ढाल कितनी थी भाई, 2 है, इसकी ढाल 2 है। तो कोई भी रेखा लो, इसके समांतर कोई भी रेखा लो, उसकी ढाल कितनी होगी, तो उसकी ढाल 2 ही होगी। तो इसका मतलब जो भी समांतर रेखा होगा तो उसका समीकरण क्या होगा, y बराबर mx + c होता है भाई। अरे समीकरण क्या होता है, y बराबर mx + c। अब यहाँ पर m का मान कितना लूंगा मैं, 2 लूंगा। कोई भी रेखा हो इसके समांतर तो वो क्या होगा, उसका अक्ष का गुणांक 2 आएगा। अब यहाँ c कितना होगा, तो ये c क्या होता है आपको पता है कि y को कहाँ काटती है, वो अपना होता है। जैसे ये जो रेखा है देखो अक्ष का मान 0 रख दिया तो y को कहाँ काटेगी, देखो 4 पर, मतलब कितनी ऊंचाई पर काट रही है, 4 पर। अब इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि सभी रेखाएं 4 पर ही काटेगी, नहीं। देखो ये देखो 4 से ऊपर काट रही है, 4 से नीचे काट रही है, ये और नीचे काट रही है, ये और भी नीचे काटेगी, ये और नीचे काटेगी और कोई और ऊपर काटेगी। तो इसका मतलब कोई कहीं भी काट सकता है, लेकिन अपने को बस पता चल गया इसकी ढाल 2 है
तो कोई भी रेखा लोगे तो उसकी ढाल 2 ही आएगी। इस सी का मान अपने को पता नहीं है तो सी का सी रख लेते हैं। सी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना क्या हो गया, इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय हो गया। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि 11वीं क्लास में था, यदि वहाँ थोड़ी सी आपने लापरवाही की है तो यहाँ थोड़ा सा कम समझ में आता है। या फिर मैं इसको ऐसा भी समझा सकता हूँ, यदि ऐसे आपके दिक्कत आती है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि समांतर रेखाएं कब होती है, कोई भी दो रेखाएं a1 अक्ष प्लस b1y बराबर, या फिर ले लेता हूँ प्लस c1 बराबर 0, एक है a2 अक्ष प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कोई भी दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा, ये दो तो बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं हो, ये दो तो बराबर हो। अरे a1 बटा a2 10th क्लास में पढ़ा है, याद कीजिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 तो बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो। तो ऐसे मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सही करूंगा पहले, तो सही करूंगा तो इसको y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब मेरे को इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, तो इसके समांतर कोई भी लाइन खींचनी है, उसका समीकरण मेरे को देखना है। तो आपको पता है a1 का मान तो कितना है भाई, तो a1 का मान तो 2 है, तो a1 की जगह 2 रख दो। b1 की जगह कितना है, तो वो -1 है। देखो b1 की जगह कितना है भाई, -1 है, और c1 की जगह कितना है 4। तो मैं यहाँ से a2 का मान मेरे को कितना मिल जाएगा भाई, अरे a2 का मान कितना मिल गया, 2 ही मिल गया, तो a2 का मान 2 माइनस, अरे b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना हो जाएगा, अरे जो y के गुणा में होगा वो क्या होगा, जैसे अक्ष के गुणा में जो, वो तो क्या होगा a2, तो a2 का मान तो मिल गया मेरे को 2। या फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो अपने पास पहली रेखा है, दूसरी रेखा का समीकरण में क्या मान लेता हूँ, ये रहा, चलो ये लिख लेता हूँ, यही लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा a2 का मान कितना हो गया भाई, तो a2 का मान 2 हो गया। b2 का मान कितना हो गया भाई, तो b2 का मान हो गया -1। और आपको पता c2 4 नहीं होगा, तो कुछ भी हो सकता है, c2 कुछ भी हो सकता है, तो वही तो मैंने लिखा था। यहाँ से आप देखोगे तो आप y को बराबर के बाद ले जाओ, तो y को बराबर के बाद ले जाओगे, तो y को बराबर के बाद लग गया, तो बचा क्या, 2x प्लस c2। अब चाहे c2 लिखो चाहे c लिखो, अपना क्या फर्क पड़ता है, तो कॉन्स्टेंट तो है, तो ये आ गया, देखो यही तो था, y बराबर 2x प्लस c। तो इस प्रकार से भी इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो देखिए इन दो क्वेश्चंस के साथ ही करते हैं प्रश्नावली की समाप्ति। अंतिम 2 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, और उदाहरण जो है वो आप खुद से करना, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मेरे को बता देना कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। तो जो कल का वीडियो लेक्चर है तो उसमें मैं क्या करूँगा, उनको पहले सोल्व कराऊंगा, उसके बाद आगे स्टार्ट करूँगा। बाकी पूरी उम्मीद है आप उनको भी सोल्व कर लोगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाले हैं। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल आसान है, बस लास्ट के जो 2 है ऑब्जेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि एक सेट दे दिया, इस ए में एक संबंध आर है, इस ए में, इसमें संबंध आर है, तो इसमें होने का मतलब वो ए से ए में ही है, तो ए से ए में यह संबंध जो है। अब इसने ये बोला इस प्रकार से दिया है, अब ये अपने को ऑप्शन छांटने हैं कि कौन सा है। तो देखो अपने को पता है, सबसे पहले ये चेक करें स्वतुल्यता है कि नहीं है। आप ऑप्शन तो छोड़ो, आप तो पहले चेक कर लीजिए। सबसे पहला क्या चेक करते हो भाई, स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है भाई, सेट पर। जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ सेट है, जो स्वतुल्यता हमेशा प्रश्न में दिए हुए समुच्चय पर निर्भर करती है। तो इसमें 1 है तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, तो है। 2 है तो 2 का 2 से भी होना चाहिए, 3 है तो 3 का 3 से होना चाहिए, है। 4 है तो 4 का 4 से है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है। तो इसका मतलब अभी तक ये अपने पास में स्वतुल्य है, तो इसका मतलब अभी तक तो ये चल रहा है, स्वतुल्य है। तुल्यता भी हो सकता है, तुल्यता तो कब होगा, तुल्यता जब तीनों चीज़ सही हो, तो वो अपना बाद में चेक करेंगे। पहले अपना बात करें स्वतुल्य है। नंबर 2 सम्मित है या नहीं, तो वो अपन देखें सम्मित है या नहीं। तो सम्मित कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, जैसे मान लो 1 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 1 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो यही गलत हो गया। मतलब स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है, तो तुल्यता संबंध तो वैसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुल्यता कब होता है, जब तीनों चीज सही हो, तो इसका मतलब ये तो यही गलत। और देखो यहाँ देखो ये भी अपने पास यहाँ क्या बोला, सम्मित नहीं है, तो इसका मतलब ये सही चल रहा है, अभी अपना ये सही चल रहा है। इसका मतलब वैसे इसका आंसर बी आने वाला है, लेकिन फिर भी अपन और चेक कर लेते हैं। अरे देखो यहाँ स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, अब संक्रामक हो गई। देखो बाकी में देखो स्वतुल्य है, यहाँ क्या बोला सम्मित है, तो ये वैसे ही गलत है, सम्मित नहीं है।
यहाँ क्या बोला सम्मित है, तो ये भी गलत है, तो इसका मतलब बी सही है। लेकिन फिर भी अपने को पूरा चेक करना है, पूरा आना चाहिए करना। नंबर 3 मेन बात है संक्रामकता, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमेशा 3 चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो ए, एक बी और एक सी। तो मैं बात करूँ ए बी, जैसे मान लो एक एक कोष्टक उठा करके करूंगा, ध्यान रखना एक एक कोष्टक लेंगे, सभी को चेक करना है। तो एक का मान कितना है, 1 और बी का मान 2। तो 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, हाँ 2 से शुरू होने वाला देखो ये रहा। तो 2 से शुरू होने वाला क्या है भाई, 2 का संबंध किससे है, 2 से। तो 2 का संबंध 2 से है, तो 1 का 2 से होना चाहिए। अरे 1 का संबंध 2 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, तो 1 का 2 से होना चाहिए। कहीं 1 2 है क्या, तो ये रहा खुद ये 1 2 चलेगा, हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सही है। अब यहाँ से उठाता हूँ, 2 2 है, क्या है भाई 2 2 है। तो इसका मतलब 2 का संबंध 2 से, तो 2 से शुरू होने वाला कोई और है क्या, तो 2 से शुरू होने वाला कोई और है ही नहीं। इसके अलावा तो कोई और है क्या, खुद के अलावा है क्या कोई और शुरू होने वाला, नहीं है। तो इसका मतलब ये संक्रामक है, ध्यान रखना। मैंने बताया था कि ये चेक करने की आवश्यकता पड़ रही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है, आगे मिला ही नहीं, ठीक है। अब अपन आगे चेक करें भाई, आगे एक एक की बात करता हूँ। तो देखो एक का संबंध 1 से, तो 1 से शुरू होने वाला कोई और है क्या, 1 से शुरू होने वाला देखो ये रहा 1 2, तो इसका मतलब 1 2 भी होना चाहिए, तो है खुद है। इसके अलावा और भी एक है 1 से शुरू होने वाला, ये रहा देखो, ये रहा 1 3। तो 1 का संबंध 1 से, 1 का 3 से, तो इस 1 का 3 से होना चाहिए, तो 1 3 है क्या, तो ये रहा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक करके आप देख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन क्या नहीं था, सम्मित नहीं था, तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है भाई, बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब अपन बात करें प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है भाई, तो प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार से है कि एन में जो संबंध आर है वो इस प्रकार से इसने दे दिया, और इसने ये भी बोला है जो बी का मान, और इस एन का मतलब क्या है, ये प्राकृत संख्या है, ध्यान रखना नेचुरल नंबर है। तो प्राकृत संख्या में आपको पता है 1 से शुरू होती है, लेकिन इसने बोला कंडीशन और लगा दी, जो बी का मान है वो 6 से बड़ा ही लेना है। तो देखो ए कोमा बी, तो बाद वाला है, अरे बाद वाला है वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो ये है क्या 6 से बड़ा, नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत है। ये 6 से बड़ा है क्या, हाँ चलो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अपन चेक करेंगे आगे। हो सकता है, हुआ नहीं। अब देखो इसने बोला जो ए का मान है, जो पहले वाला है, जो पहले वाला है वो बाद वाले में 2 घटाओगे तो पहले वाला आ जाएगा। अरे बी में 2 घटा दो तो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ है, ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह रख दो और ये बी की जगह रख दो। तो ए की जगह तो कितना है भाई 3 है, बी की जगह कितना है 8 है, तो 8 - 2 क्या बराबर है क्या, 8 में से 2 गया तो कितना आता 6, बराबर है, नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत था। यहाँ देखता हूँ, देखे ए की जगह तो रखो 6, बी की जगह कितना रखो भाई 8, अरे ये तो ए है और ये बी है, तो बी की जगह 8 रख रहा हूँ भाई, 8 - 2 सही है, 8 में 2 कितना आया 6, 6 बराबर 6। अरे कहने का मतलब ये था कि जो बाद वाला है, बाद वाले में यदि 2 घटा दोगे तो पहले वाला आना चाहिए, तो बाद वाले में देखो 2 घटाया तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जैसे बाद वाले में 2 घटाऊं तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है तो उनको अब आप खुद से सोल्व कर लेना, मैंने सारी एक्सरसाइज करवा दी है, अब कहीं भी आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई उदाहरण हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा और उसके बाद ही अगले प्रश्नावली पर शुरुआत करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाकी आपको बोलता हूँ बार बार कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके जो साथी हैं उनको भी क्या मिले, इस लेक्चर का बेनिफिट मिले। बाकी कल से शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2।